दोस्तों, रोज़ाना की तरह ही आज मैं आपके लिए 3 हॉरर स्टोरी लाया हूँ, जो कि अलग-अलग व्यक्ति द्वारा भेजी गई है। पहली स्टोरी मोहन जी ने भेजा है। दूसरी स्टोरी को कमलेश जी इंस्टाग्राम के माध्यम से भेजा है और तीसरी स्टोरी को सौमित्र जी ने भेजा है। तो सबसे पहले इन तीनों लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप मेरा सपोर्ट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी किए आज की पहली हॉरर स्टोरी को मैं अपनी ज़ुबानी सुनाता हूं। मोहन जी बताते हैं कि उनका एक प्रिय मित्र था जिसका नाम रोशन था। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। मैं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था और सच बताऊं तो मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी मेरी कम उम्र होने के बावजूद मुझे खेती में लगा देते हैं और मेरा मन खेती में ही लगने लगता है। रोशन बचपन से ही पढ़ने में होशियार था, जिसकी वजह से वह बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है। आमतौर पर जब एक दोस्त होशियार निकल जाता है तो वह अपने अनपढ़ दोस्त को इग्नोर करने लगता है, लेकिन रोशन के साथ ऐसा नहीं था। मेरे ना पढ़े होने के बावजूद भी वह मुझे फ़ोन करता रहता था और घर गांव का हाल भी पूछता रहता। जितना मैं उसे मानता था उतना ही वह भी मुझे मानता था। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी जॉब लग जाती है और सुनने को मिलता है कि वह 1 महीना में 50,000 रुपये कमाता है। मुझे तो उस दिन बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त इतना पैसा कमा रहा है और कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का भी दुख लग रहा था कि काश मैं भी अच्छे से पढ़ लिख लेता तो आज मैं भी इतने ही पैसे कमा पाता। खैर, अपनी अपनी किस्मत होती है। वैसे रोशन मुझे नौकरी से पहले 4-5 दिनों में फ़ोन कर ही लेता था, लेकिन मुझे लगा कि उसके भाव बदल गए होंगे क्योंकि नौकरी जो पा गया है। अब शाम होने वाली थी और मैं अपने खेत से घर की ओर चल देता हूँ। गांव में हर जगह केवल उसी की चर्चा होती रहती। खैर, इस चीज़ से मुझे बुरा नहीं लगता था क्योंकि उसने जॉब के लिए इतनी मेहनत जो की थी। अब रात हो गई और मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। आज मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। मुझे आज डर सा लग रहा था। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब रात के 1 बज चुके थे और मेरे हाथ पैर भी दर्द कर रहे थे। मैंने बुखार की एक गोली खाई और सो गया। सोने के बाद मुझे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति मेरे दोस्त रोशन का गला घोंट रहा हो और वह मदद की गुहार लगा रहा है। पूरी रात यही चलता रहता है और जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो समय करीब 6 बज चुके थे। 10 मिनट तक तो मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेटा रहा। फिर जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तो देखता हूँ कि घर में कोई भी नहीं था। तभी बाहर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। मैं जल्दी से बाहर की ओर भागता हूँ तो देखता हूँ कि सभी लोग रोशन के घर के पास खड़े हुए थे और कह रहे थे, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं दौड़कर रोशन के घर के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था और उसके पिताजी बेहोश हो चुके थे। रोशन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे ये लोग क्यों रो रहे हैं। तभी बगल में खड़े चाचा जी से पूछता हूँ तो वह बताते हैं, बेटा, रोशन का किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है और उसके ऊपर तेल डालकर जला भी दिया गया है। इतना सुनते ही मेरा हक्का बक्का गोल हो जाता है। मुझे तो कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैं अपने घर जाकर उसके याद में खूब रोता हूँ।
भले ही मेरी कुछ दिनों से उससे बात नहीं हो रही थी, लेकिन था तो बचपन का दोस्त। अब उसकी लाश को गांव में आने में 2 दिन लग जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बचपन का दोस्त, जिसके साथ मैंने एक थाली पर खाना खाया था, वो आज नहीं रहा। अब उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। गांव का माहौल बिल्कुल ही डरावना लग रहा था, जिसके ऊपर पूरा गांव गर्व महसूस करता था। वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, उसके मरने के कुछ दिन बाद सब अपने काम धंधे में लग जाते हैं। मैं भी पुनः अपने खेती में लग जाता हूँ। उसका खेत मेरे खेत के बगल में ही था। उसके खेत में एक आम का पेड़ भी है। उसी के नीचे उसको आगी दी गई थी। इस टाइम मैं अपने खेत में ही सोया करता था, क्योंकि छोटे मोटे जानवर पूरी खेती चर लिया करते थे। मैं घर से खाना खाकर 8 बजे निकल जाता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा कीपैड मोबाइल था। उसी में मैं टाइम पास किया करता था। ठंड का मौसम था। मैं अपने मड़ई के सामने आग ताप रहा था। मेरी नज़र बार बार आम के पेड़ के पास जा रही थी, जहाँ पर उसको आगी दिया गया था। अब रात के 11 बज चुके थे। अब मैं मड़ई के अंदर सोने चला जाता हूँ और कुछ ही देर में सो भी जाता हूँ। तभी बाहर से एक डरावनी आवाज़ आती है, जिसके कारण मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो कोई भी नहीं था। फिर मड़ई के अंदर आ जाता हूँ और सोने लगता हूँ। और जैसे ही आंख बंद करता हूँ तो एकदम से रोशनी दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से मैं डर जाता हूँ और बाहर जाकर देखता हूँ तो आम के पेड़ के नीचे रोशन सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं भागने लगता हूँ। और जैसे ही भागता हूँ तो फिर से रोशन मेरे सामने कुछ ही दूरी पर सिर झुकाए हुए बैठ जाता है। मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था। इतने में ही मैं बेहोश हो जाता हूँ और जब मुझे होश आता है तब रात के 3 बज चुके थे। कहते हैं सुबह के टाइम भूत पिशाच नहीं दिखते। शायद यही वजह रही होगी कि रोशन अब मेरे सामने नहीं बैठा था। मैं हाँफते हाँफते घर की ओर भागने लगता हूँ। घर के दरवाजे बंद थे और मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए चिल्लाने लगता हूँ। मेरी मम्मी दरवाज़ा खोलती है। फिर मैं पूरी बात अपने मम्मी से बता देता हूँ। खैर, फिर मेरे दादाजी मेरा झाड़ फूँक कर देते हैं, जिससे मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं ठीक तो हो जाता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। शायद वो मुझे बहुत चाहता था, इसलिए मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं किया। खैर, उस दिन के बाद मैं रात में खेत जाना बंद कर देता हूँ। ऐसी घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। मैं आज भी अपने दोस्त को बहुत याद करता हूँ और अकेले में जाकर रो लेता हूँ। मैं अपने दोस्त को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन भगवान के आगे तो सभी विवश ही होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहन जी की, जिन्होंने अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर की है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसको कमलेश जी ने भेजा है। दोस्तों, कमलेश जी के गांव का नाम मनकहारी है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वे बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब उनके गांव से थोड़ी दूर सर्कस का खेल हुआ करता था, जो कि साल में एक बार होता था। हर साल की तरह इस साल भी सर्कस का खेल होना था। गांव के सभी लोग बड़े खुश नज़र आ रहे थे। हमारा गांव बहुत शांत गांव था। सब आपस में मिलजुल के रहते थे। हमारे गांव के बगल में एक दूसरा गांव भी था, जो कि लड़ाई झगड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उनके गांव के लोग हमारे गांव वालों से बहुत चिढ़ा करते थे। उनकी ज़मीन हमारे गांव से लगी हुई थी और सर्कस का खेल दोनों गांव के बॉर्डर में हुआ करता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके। खैर, अब जो होने वाला था उससे सभी लोगों की रूहें कांपने वाली थी।
सर्कस गांव के बॉर्डर में आ चुका था। हम सभी लोग सज बज कर सर्कस देखने चल देते हैं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां भीड़ बहुत ज़्यादा थी और खेल भी चालू हो गया था। मैं अपने दोस्त के साथ पेड़ के किनारे जाकर बैठ जाता हूं। अभी तक सब कुछ सही से चल रहा था और अब शाम भी होने वाली थी। तभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल दूसरे गांव के कुछ गुंडे मवाली थोड़ी बहुत नोक-झोंक में खेल दिखाने वाले को गोली मार देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। अब सर्कस वाले भी कहाँ कम थे। उन्होंने हल्ला करना चालू कर दिया। लेकिन मैं आपसे बताऊं तो आज दूसरे गांव के लोग पूरे मूड में थे कि सभी सर्कस दिखाने वाले को मार देना है। वे लोग फायरिंग चालू कर देते हैं। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ मच जाती है। उनके दिल में थोड़ी भी मासूमियत नहीं थी। वे लोग जब तक सभी सर्कस दिखाने वाले को मार नहीं देते तब तक फायरिंग करते रहते हैं। अब मैं और मेरे दोस्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ सर्कस का मैदान था वहाँ केवल खून ही खून पड़ा हुआ था। सभी लोग अपने घर भाग गए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन गुंडों मवालियों को समझा सके। अब रात होने वाली थी। हम लोग भी अपने घर भाग आते हैं। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सुबह दूसरे दिन पुलिस आती है, लेकिन कोई भी डर के मारे सबूत नहीं दे पा रहा था। फिर पुलिस वाले सभी लाशों को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाता है। अब सभी लोग अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। मेरे चाचा शहर में लकड़ी का काम करते थे। सुबह घर से निकल जाते और रात को घर वापस आते। आज उनको घर आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और वह सर्कस के मैदान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सर्कस वालों को मारा गया था। तभी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और उनको डर भी लगने लगा था, क्योंकि अभी 5 दिन पहले ही यहाँ पर खूनी खेल हुआ था। वो पैदल ही गाड़ी को ढकेलने लगते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की उनके गाड़ी के पीछे वाले चक्के को ज़ोर से पकड़ लेती है। अब उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर वह लड़की उनसे कहती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ये लोग मार देंगे। मेरे चाचा डर के मारे गाड़ी को पटक देते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है और रोते हुए बोलता है, तू भी था उस दिन, लेकिन मुझे नहीं बचाया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही पीछे से एक औरत उनके ऊपर हाथ रखती है और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो भी क्या देखते हैं कि वह अपनी बेटी को नोच रही थी और कहती है, मैं तुझे भी ऐसी ही नोचूंगी, तो उस दिन मेरे मरने का तमाशा देख रहा था। और फिर वह औरत अपने बेटी को नोच कर खाने लगती है और खाने के बाद मेरे चाचा की ओर बढ़ने लगती है। वे बुरी तरह से फंस चुके थे। मेरे चाचा बताते हैं कि वे सब ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और मेरी ओर बढ़ रहे थे। भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता था। खैर, वे लोग जैसे ही मेरे पास आते हैं तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं रहता कि मेरे साथ क्या क्या होता है, और जब मेरी नींद खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरे हाथों में काटने जैसे निशान लगे हुए थे। मैं गाड़ी छोड़कर घर की ओर भागता हूँ और पूरी बात गांव वालों को बताता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनकर सहम जाते हैं और उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। हमने कई बार उसी जगह पर उनकी आत्मा के शांति हेतु कार्यक्रम भी करवाए हैं, लेकिन वो आत्मा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद वे आत्माएं अपने हत्यारों को मारना चाहती है, इसलिए उनको शांति नहीं मिल रही है। कमलेश जी बताते हैं कि आज भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता, और घटना के बारे में आसपास के सभी गांव वालों को भी पता है, इसलिए वे लोग भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं आते हैं।
तो दोस्तों, ये अभी तक की 2 कहानियाँ आपको कैसे लगीं, कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ, जो कि सौमित्र जी की है। बात तब की है जब सौमित्र जी उस जंगल के रहस्य को जानने के लिए अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाते हैं। सौमित्र जी का घर पहले गांव में ही था और गांव से थोड़ी दूर पर ही वह भूतिया जंगल था। लेकिन अब उनका पूरा परिवार शहर में ही रहने लगता है। अक्सर सौमित्र के दादाजी सौमित्र को उस भूतिया जंगल के बारे में बताया करते थे कि बेटा वहाँ भूल कर भी मत जाना। लेकिन मैं ठहरा नए ज़माने का लड़का, कहाँ भूत प्रेत में विश्वास करता। मैं अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया जंगल को समझने के लिए चल देता हूँ। मैं घर में यह बात किसी को नहीं बताया था कि मैं भूतिया जंगल जा रहा हूँ। अगर बता देता तो मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते। मेरे पास एक कार थी। उस कार में मैं अपने 3 दोस्तों को बैठाता हूँ और जंगल की ओर चल देता हूँ। इसके पहले भी मैं कई जंगलों में घूमने के लिए जा चुका था, लेकिन इस भूतिया जंगल में पहली बार जा रहा था। अब हम जब घर से थोड़ी दूर आगे निकल जाते हैं, तब हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक जंगल का रास्ता था और दूसरी प्रयागराज की ओर। अब हम लोग भगवान का नाम लेकर उस जंगल में घुसने लगते हैं। जंगल बहुत ज़्यादा घना हुआ था और बहुत ही भयानक लग रहा था। रोड में बहुत ही कम वाहन चल रहे थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ रही थी, या ये कहें कि पूरा रात जैसे माहौल था। हमने गाड़ी के अंदर फिल्मी गाना चला रखा था। मैंने दादाजी से सुना था कि जंगल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना और अंदर चला जाए। इतने में ही मेरा दोस्त विनीत बोलता है, भाई गाड़ी में बैठकर और आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में घूमते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर उसके कहने पर हम लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में अंदर की ओर घुसने लगते हैं। हम लोग काफ़ी चिल कर रहे थे। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर घुस चुके थे और समय करीब 6 बज चुके थे। लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दादाजी तो बोले थे कि वह भूतिया जंगल है, लेकिन अभी तक हम में से किसी को भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब हम लोग जंगल से रोड की तरफ वापस लौटने लगते हैं। सच बताऊं तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से एंजॉय ही कर रहे थे। ना कोई डर था और ना ही कोई भय था। तभी अचानक मेरे दोस्त विनीत का पेट दर्द करने लगता है। हमने सोचा शायद उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया होगा, इसलिए इसका पेट दर्द कर रहा है। लेकिन वह जब खून की उल्टी करने लगता है, तब हम लोग डर जाते हैं। मैं और मेरा दूसरा दोस्त उसको उठाकर कार की ओर भागने लगते हैं। तभी ज़ोर से जंगल के सभी पेड़ हिलने लगते हैं। मैं थोड़ा साहसी था, लेकिन मेरे दोस्त डर के मारे रोने लगते हैं। दादाजी की द्वारा कही गई बात अब सच होने लगती है। इतने में ही हम लोगों के सामने पेड़ में उल्टी लाश लटक रही होती है, जिसमें से खून टपक रहा था। अब तो मैं भी डरने लगा था और हम लोग भागे जा रहे थे। जंगल से कहीं रोने की आवाज़ आती तो कहीं चीखने की आवाज़ आती। खैर हम लोग रोड तक पहुंच जाते हैं। तभी मेरी नज़र रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है। हैरत की बात तो यह थी कि जब हम लोग आए थे तब यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। मैं समझ चुका था कि यह एक छलावा है और हम लोग कार में जल्दी से बैठने लगते हैं। और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक उसके दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हम सभी की नज़र उस दुकान के अंदर जाती है। उसके अंदर इंसानों के कंकाल लटके हुए थे और उस दुकान के अंदर कोई भी नहीं था। इतना देखते ही मेरा दूसरा दोस्त बेहोश हो जाता है और तभी गाड़ी के सामने वाली लाइट बंद हो जाती है। अभी तक मेरे 2 दोस्त बेहोश हो चुके थे। जंगल में तो वैसे भी नेटवर्क नहीं रहता,
इसी वजह से फ़ोन ना तो आ रहा था और ना ही जा रहा था। अब हमें केवल भगवान ही बचा सकते थे। मैंने मेन स्टीयरिंग पर अपने दोस्त को बैठाया और मैं गाड़ी के अंदर तेज़ी आवाज़ से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बताऊं, हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरी गाड़ी की लाइट चालू हो जाती है और फिर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्ट भी हो जाती है। फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी को तेज़ी से भगाया और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया तब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा मेरे घर में बैठे हुए थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है। मैं फिर रोते रोते पूरी स्टोरी सबके सामने बताता हूँ तो सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं। फिर मेरे दादाजी मुझे कहते हैं, देख बेटा, मैंने तुझे कितनी ही बार समझाया था लेकिन तू नहीं माना। वो तो हनुमान जी की कृपा थी जिसकी वजह से तुम सभी लोग बच गए। अब जो स्वामित्र भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और जिसको आज से पहले तक यही लग रहा था कि मेरे दादाजी मेरे से मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, उसको आज सब समझ में आ गया था कि जब इंसान इन चीज़ों में फंस जाता है तो वो ना चाहते हुए भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों को मानने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी द्वारा बताई गई हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरा साहस बढ़ाने का काम करें। तो आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आप ही के द्वारा दी गई किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।